फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यह जो है क्लास 10 इकोनॉमी का चैप्टर 2 है, सीबीएसई बोर्ड। तो इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि हमारे समाज में जीवन जीने के लिए हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उसे हम कैसे पूरा करते हैं। एक मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है। जैसे किसी भी मनुष्य को जीने के लिए कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, रहने को जगह चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, और तो ये सारी चीज़ें जो है, एजुकेशन चाहिए और हेल्थ सुविधा चाहिए। ये सारी चीज़ों के हमने मापदंड कुछ पैसों के वैल्यू डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि हमें दवा चाहिए तो इतने का मिलेगा, कपड़े चाहिए तो इतने का मिलेगा, हर एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड करके रखी है। तो इसके लिए हमें पैसे चाहिए, पैसे के लिए हमें कार्य करना होता है। कार्य जब हम करते हैं उससे हमें पैसे मिलते हैं और पैसे से हम अपनी बाकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग जो है जो खेती करते हैं वो खेती में अपने हर एक आवश्यकता की वस्तुओं को उगाते हैं और उससे यूज करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं उन्हें खरीदनी नहीं होती है, बस कपड़ों के लिए उन्हें खरीदना होता है कपड़े। तो इसी तरह से जो हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक कार्य की एक वैल्यू है। अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे लेबर वगैरह का कार्य करते हैं, तो आप दिन भर मेहनत करेंगे फिर भी आपको ज़्यादा कुछ पैसे मिलते नहीं हैं। जबकि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे कि हर एक कार्य की बराबर वैल्यू है। अगर 100 रुपये मिलता है ईंट भट्टे पे कार्य करने वाले को, तो एक अच्छे अधिकारी को भी वही उतने ही रुपए मिलते हैं दिन भर कार्य करने के। तो बराबरी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे भारत में बहुत भिन्नता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है उसके लिए हम कार्य करते हैं उससे हमें पैसे मिलते हैं और पैसे से हम बाकी अपनी आवश्यकता की चीज़ों को मार्केट से जाके खरीदते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सेक्टर्स है, जैसे कि उनको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, हमारे भारत में टोटल जो पैसा है, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग के पास 10-10 रुपये हैं, तो टोटल मिला देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए कि भारत में 10 लोग रहते हैं, तो सबकी जो आमदनी है या जो भी उनके पास है उसकी वैल्यू 100 मिला देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी 100 रुपया हो जाएगी। अब इसको जो है हम अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है, कुछ सेकेंडरी और कुछ टर्शियरी में। तो इन 10 लोगों के पास जो पैसा है वो कहाँ से आया है? या तो हो सकता है इन्होंने खेतों में कुछ अनाज उगाए हों और उसे बेच के अपने पास जो पैसे लाए हों, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्होंने कुछ चीज़ बनाया हो, कच्चे उत्पाद को लेके, और उसे बना के बेचा हो। तो बेचा हो तो उससे उनके पास कुछ पैसे आए हों। तो इस तरह से जो है भारत की जो पूरी जीडीपी है, जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट है, उसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं कि उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या है? जैसे प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। जैसे हैं भारत के पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, उस भूमि पे जो भी हम उगाते हैं उसे हम अपने उपयोग के लिए रखते हैं और बाकी की चीज़ों को मार्केट में बेच देते हैं, या फिर दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं। तो यहाँ पे है जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, इसमें आता है कि हम अपने खेतों से या फिर ज़मीन से जो भी चीज़ें डायरेक्टली हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, गाय से प्राप्त होने वाले दूध हो गए, पनीर हो गए, दही हो गई, मिठाइयाँ हो गई, पेड़ से प्राप्त होने वाले फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और इन सबको मिला दिया जाए, इसकी जो वैल्यू होगी वो जो है भारत की प्राइमरी सेक्टर से आने वाली वैल्यू होगी। जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे बनाई जाती हैं। अब खेतों में कॉटन होता है, रेशे पैदा होते हैं। अब उन रेशों से कपड़े जो हम बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनती है। इसी तरह से कुर्सी हो गई, जो भी फर्नीचर है लकड़ियों से हम बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनाते हैं। इसी तरह से कुछ गाड़ियाँ हो गई, वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनाते हैं। तो जो भी चीज़ें हम बनाते हैं कच्चे उत्पाद को लेके, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है, उससे प्राप्त होने वाला धन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है।
टर्शियरी सेक्टर में आता है, सर्विसेज आ जाते हैं टर्शियरी सेक्टर में। अब देखिए यहाँ पे हमने टर्शियरी सेक्टर का बात किया है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए टर्शियरी कैटेगरी ऑफ द एक्टिविटी दैट फॉल अंडर द टर्शियरी सेक्टर। अब जो है इसमें जो आता है, वी आल्सो नीड टू टॉक टू अदर ओवर द टेलीफोन और सेंड लेटर्स। तो हमारी ऊपर की जो आवश्यकताएं होती है, जैसे किसी से बात करना, कम्युनिकेशन हो गया, बारो मनी हो गया, तो उसके लिए हमें बैंक चाहिए। ये सारी चीज़ें टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड व्यापार हो गया। ये सारे जो है एग्जाम्पल है टर्शियरी सेक्टर के, या फिर इसको हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वाशरमैन, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर, पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेटिव वर्क, ये सारे आ जाते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अगर तीनों सेक्टर को हम कंपेयर करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए कि हमें किस सेक्टर से क्या प्राप्त होता है, इसी के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। जैसे समय के अनुसार जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी कंट्री के द्वारा एक साल में पैदा किया हुआ जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्शन है, उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही सेक्टर से उत्पादित होने वाली चीज़ों को सम कर देते हैं। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है, जीडीपी है, वो समय के साथ बदलती रहती है हर एक कंट्री की। अब यहाँ पे हम भारत की देखेंगे, जीडीपी तो 1973 से 74 में कितने, जैसे आप देख सकते हैं कि जीडीपी कितनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है कि 5 लाख थी पर ईयर, और 2013-14 में यह कितनी हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 लाख हो गई है। तो ये जीडीपी में चेंजेज है। अब यहाँ पे जो हमने ब्लू से दिखाया, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से प्राप्त होने वाले ग्रास मूल्य हैं। ग्रास तो जो है प्राप्त होने वाले चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं कहते हैं, ये प्लांट के प्रोडक्शन के केस में आ जाता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो समय के साथ जो है जीडीपी में भी चेंज आता है, और वो जीडीपी कहाँ से प्राप्त हो रही है, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसमें भी चेंज आता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में, टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। ठीक है, तो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं ना कि जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे जो टर्शियरी सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं, उसका प्रोडक्शन का जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो ज़्यादा होता है। तो जिस भी कंट्री का ये टर्शियरी प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ की जीडीपी भी ज़्यादा है। फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, मतलब हर एक कंट्री में जो लोग हैं शहर में या गांव में, उनको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन चाहिए सुरक्षा के लिए, कोर्ट चाहिए, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चाहिए, साफ सफाई देख रेख के लिए डिफेंस और ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी etc आर रिक्वायर्ड। अब इसे हम कंसीडर करते हैं एज द बेसिक सर्विसेज। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. Second, the development of the agriculture and industry lead to the development of services such as transport, trade, storage and like
and the like as we have the already seen. Greater the development of the primary secondary sector, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, मोर वुड बी द डिमांड फॉर द सच सर्विसेज, तो वैसे वैसे इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ सेक्टर तो बहुत बढ़ा है 2013-14 के दौरान। जो टर्शरी सेक्टर है उसका जो शेयर है वो ज़्यादा बढ़ा है। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पे ज़्यादातर पीपल एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी टर्शरी सेक्टर में ही होते हैं। What is means is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few out, production will not be affected. अंडर एम्प्लॉयड क्या कहते हैं, जैसे खेतों में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, जो भी लोग कृषि का कार्य करते हैं, उस कृषि में हर रोज़ ऐसे 3 महीने या 6 महीने में अगर हमें गेहूं की फसल प्राप्त होती है, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है खेतों को तैयार करने की, उसमें गेहूं को बोने की और प्रोड्यूस का और गेहूं को उगाने की और उसके बाद उसे हार्वेस्ट करने की। तो इस पूरे जो दौरान है, जो 6 महीने हैं, उसमें जो भी लोग लग के गेहूं की खेती करते हैं उन्हें 6 महीने के हर एक दिन कार्य नहीं होता है। उसमें 6 महीने में अगर देखा जाए कि करीब 160 दिन होते हैं, 150 दिन होते हैं, तो 150 दिनों में उनके पास केवल जो है 50 दिनों का ही कार्य होता है, बाकी के 100 दिन वो ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तो जो लोग देखने में तो लगते हैं कि खेती करते हैं, लेकिन वो अपना पूरा समय यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बाकी का टाइम पास कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। लेबर एफर्ट, दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. तो इस तरह से इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो लोग खेती कर रहे हैं और उनके पास जो भी कृषि कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने उसी खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए वाटर की सुविधा, फर्टिलाइज़र की सुविधा, सिंचाई के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी की सुविधा अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो उससे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गांव में जो भी लोग खाली हैं वहाँ पे अगर हम छोटे छोटे उद्योग शुरू कर देते हैं तो वहाँ भी जो है छोटे छोटे उद्योग शुरू कर देते हैं तो वहाँ भी क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी जो डिवीज़न है वो है डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड है और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उस सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें एक टीचर का वर्क, एक पोस्ट ऑफिस का वर्क आ जाता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब वो होता है जहाँ पे कार्य की एक निश्चित समय सीमा होती है और एक निश्चित सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें होती है और प्रतिदिन का कार्य होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में वो जैसे कि जितने भी प्राइवेट वर्क है वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाते हैं। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे गवर्नमेंट जॉब है उसमें सिक्योरिटी है, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, और उन्हें पता होता है कि महीने के लास्ट में उन्हें पैसे मिलने ही हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें कभी भी कार्य से निकाला जा सकता है और हर महीने के अंत में उन्हें पैसे मिलने कि नहीं मिले ये भी कोई ठीक नहीं होता है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को कभी कार्य मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो जब उन्हें कार्य मिलता है तो वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीद पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे केस में अगर हम छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप कर देंगे गांव में तो क्या होगा कि जो लोग के पास जब भी टाइम होगा तो वहाँ पे जाके अपना कार्य कर सकते हैं।
तो उद्योगों को बढ़ाना होगा, छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ाने होंगे। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट, जो भी प्राइवेट है सेक्टर और जो पब्लिक है, इसके बारे में हम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसके कुछ ओनर होते हैं, वो उसे चलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। देयर आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, बहुत जैसे कि गवर्नमेंट और क्या क्या चलाती है, से रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग irrigation through the dams, and thus the government has to undertake such heavy spending and ensure these facilities are unavailable for everyone. Unavailable नहीं, सॉरी अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पब्लिक सेक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट में आती हैं। तो जो पब्लिक में आती है, जिसे गवर्नमेंट गवर्न करती है, उसमें कौन कौन से कार्य हो गए अभी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ताकि सबको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मिल सके, और पानी को हर एक जगह हर एक खेतों तक पहुंचाना नहर के माध्यम से। इसी तरह से ब्रिज बनाना, किसी भी गांव के रोड को वहाँ के पास के शहर से जोड़ना, ये सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उन्हें गवर्नमेंट को सैलरी देना होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है उनको सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। तो जो भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसी से जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। प्राइवेट सेक्टर में जो है कि ज़्यादा वर्क लिया जाता है और सैलरी भी अच्छी दी जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह की हो गई, ये सारी जो है प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।